जोहार। दूरदर्शन झारखंड के इस खास कार्यक्रम और भी है राहें में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या स्वराज। दूरदर्शन के इस कार्यक्रम के ज़रिए हम हर हफ्ते नए करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ कोर्सेज अवेलेबल है हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, उस पर चर्चा करते हैं। विज्ञान में तरक्की के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत भी आज के समय में बढ़ते जा रही है। आज की इस कड़ी में हम एक ऐसे ही विषय के बारे में बात करेंगे जो है जियो इन्फॉर्मेटिक्स। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर अरविंद चंद्र पांडे, डिपार्टमेंट ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। प्रोफेसर चंद्र, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी, तो जो हमारे दर्शक है वो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताइए कि ये जो विषय है जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये एग्जैक्टली है क्या? जैसा हम लोग इसके नाम से समझ रहे हैं, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, एंड जियो मीन्स अर्थ एंड इट इज़ इंफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। नाउ हाउ यू कैप्चर दैट इंफॉर्मेशन, ये उसी के ऊपर ज़्यादा केंद्रित है। आज की डेट में अगर हमें अपनी अर्थ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमको एक सैटेलाइट एक ऐसा माध्यम है जो कि हमको सटीक इन्फॉर्मेशन देता है, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देता है, रियल टाइम में इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम अर्थ ऑब्जर्वेशंस को लेते हैं थ्रू सैटेलाइट्स और उसका हम एनालिसिस करते हैं थ्रू जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हम GIS बोलते हैं। और इसमें अहम भूमिका निभाता है GPS, दैट इज़ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ताकि हमें किसी जगह की सटीक जानकारी हो लोकेशन वाइज भी और उसकी ऑब्जर्वेशन भी नियर रियल टाइम में हो। और अगर हम उसका एनालिसिस भी जियो स्पेशियल साइंस में करते हैं तो ये पूरी एक जो 3 टेक्नोलॉजीज़ को मिला के हम अर्थ ऑब्जर्वेशन करते हैं, दैट कम्स विद इन द डोमेन ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स। जी बिल्कुल। तो आपने हमारे दर्शकों को बताया कि ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये जो विषय है, ये एग्जैक्टली है क्या। तो अब हम जानना चाहेंगे कि इसमें क्या कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, क्या कुछ सब्जेक्ट्स कवर है इस के अंदर? जियो इन्फॉर्मेटिक्स में बेसिकली एक तरीके से अलग अलग कोर्सेज हैं। मान लिया अगर आप इसको BTech लेवल पे लेते हैं या आप उसको MSc के लेवल पे लेते हैं या MTech के लेवल पे लेते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स आपका जो है सब्जेक्ट डोमेन बढ़ता जाता है। मान लिया अगर हम इसको जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में हम लोगों के पास 5 ईयर इंटीग्रेटेड MTech हमने चलाया था 4 साल 2013 से लेकर 2017 तक। उस सब्जेक्ट में क्या है, हमारे पास 5 साल होते हैं। अब 5 साल में बच्चे को पढ़ाने के लिए हमारे पास राइट फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है। हम उसको पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से लेके इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स भी पढ़ाते हैं। और फिर जो कोर ऑफ द रिमोट सेंसिंग है जिसमें कि हम फोटोग्रामेट्री है, एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है, हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस हैं, जियो इंजीनियरिंग है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें कि ये रिमोट सेंसिंग और GIS और GPS टेक्नोलॉजीज़ को डिटेल में पढ़ाया जाता है और उसमें उसके साइंटिफिक कंपोनेंट्स को भी समझाया जाता है। अच्छा जी, बिल्कुल। तो फिर अब हम जानना चाहेंगे कि कोर्स स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि अगर 12वीं के बाद जो बच्चे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ जिनका इंटरेस्ट है, वो अगर 12वीं के बाद कोई कोर्स करना चाहते हैं तो क्या कुछ कोर्सेज अवेलेबल है, इनका कोर्स स्ट्रक्चर क्या है? अभी जैसे अगर हम आज की डेट में देखें तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स एक नई टेक्नोलॉजी के तरीक़े को हम वो एक्सेप्ट करते हैं इसको, और अभी कुछ ही जगह पे इसको BTech के रूप में स्टार्ट किया गया है एंड दे आर लार्जली इन दी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। काफ़ी इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ के BTech जियो इन्फॉर्मेटिक्स की डिग्री दी जा रही है, लेकिन BTech जियो इन्फॉर्मेटिक्स बहुत ज़्यादा अभी प्रचलित नहीं है क्योंकि इसमें और भी ज़्यादा ब्रांचेज हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एक डोमेन है। और ज़्यादातर जो बच्चे BTech करते हैं अगर वो कंप्यूटर साइंस की डोमेन में काम करते हैं, दे ऑल्सो गेट टू नो अबाउट दी जियो इन्फॉर्मेटिक्स। BTech से ज़्यादा इसकी डिमांड है जहाँ हम लोग MTech की बात करते हैं और MSc जियो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन, इफ़ यू आर साइंस ग्रेजुएट और इवन इफ़ यू आर नॉट ए साइंस ग्रेजुएट, यू नो द डोमेन ऑफ ज्योग्राफी, जियोलॉजी एंड रिलेटेड मैपिंग थिंग्स, तो आप जियो इन्फॉर्मेटिक्स के फील्ड में MSc कर सकते हैं, MTech भी कर सकते हैं। तो इसमें अभी काफ़ी संभावनाएं हैं और उसके बाद अगर आप MSc MTech करते हैं तो PhD भी आप उसमें कर सकते हैं। तो एक तरीके से राइट फ्रॉम BTech और MSc टू MTech एंड PhD, ये सारे डोमेन अभी इसमें खुले हैं। जी, तो फिर जिन बच्चों ने साइंस में अपना ग्रेजुएशन नहीं किया है, वो बच्चे भी क्या जियो इन्फॉर्मेटिक्स में मास्टर्स कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे अभी इंडिया के अंदर जितनी जगह पे भी MSc जियो इन्फॉर्मेटिक्स हो रहा है, उसमें वैसे एक डिमांड होती है कि पर्सन शुड बी फ्रॉम दी साइंस बैकग्राउंड,
लेकिन अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं और आपने अगर रिलेटेड फील्ड्स में मान लिया ज्योग्राफी, जियोलॉजी, फॉरेस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल साइंस, अगर आप इन रिलेटेड एरियाज़ में या BCA हैं या आप इससे रिलेटेड कंप्यूटर में आपकी कुछ महारत हासिल है किसी पर्टिकुलर कोर्स की एट ग्रेजुएशन लेवल, तो आप एलिजिबल हैं। जी बिल्कुल। तो अभी हमने बात की जियो इन्फॉर्मेटिक्स ये सब्जेक्ट क्या है, इसके कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात कर लिया, क्या कुछ सब्जेक्ट्स इसमें पढ़ाए जाते हैं, हमने उसके बारे में भी बात किया। तो अब हमारे दर्शकों को आप बताइए कि ये जो सब्जेक्ट है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है ये सब्जेक्ट पढ़ना? तो आज की डेट में अगर हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस, तो आप कोई भी चीज़ आज की डेट में देखिए उसमें हर जगह जियो इन्फॉर्मेटिक्स है। अगर हम बोलते हैं कि आज हमारे बाहर का टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, अगर हम इन्वायरमेंटल आस्पेक्ट, क्लाइमेटिक आस्पेक्ट को देख रहे हैं तो भी वो रिमोट सेंसिंग बेस्ड ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर हम बोलते हैं कि हम लोग एक सड़क पे ड्राइविंग कर रहे हैं तो मेरी कार जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, व्हाट इज़ द ट्रैफिक अराउंड मी, और हम लोग बच्चों की जो बसेस को देखते हैं, ये सारा GPS के थ्रू जो भी होता है ये भी जियो इन्फॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। आज की डेट में जो भी मैनेजमेंट हो रहा है एवरीवेयर इट इज़ टचिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो आप कहीं ना कहीं आप पाएंगे, आप सिंपली मैप्स, गूगल मैप्स देखते हैं अपने मोबाइल पे, जस्ट टू लोकेट वेयर यू आर एंड व्हाट इज सराउंडिंग यू, दैट इज़ ऑल्सो अ रिमोट सेंसिंग। सो इट इज़ टचिंग यू एवरीवेयर इन एवरी डोमेन ऑफ योर लाइफ एस्पेक्ट्स। जी बिल्कुल। तो हमारे देश में क्या कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है जिसमें स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं अगर वो जियो इन्फॉर्मेटिक्स में कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, और थोड़े उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, आप इसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। जैसे मैंने आपको बताया कि बीटेक लेवल पे बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ ये ऑफ़र करती हैं। जैसे सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी है जो जयपुर के पास है, वहाँ पे ये बीटेक कोर्स चलता है। कुछ साउथ में भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे कि बीटेक अभी स्टार्ट हुआ है। तो बीटेक थोड़ा सा नया है और बीटेक के लिए उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो है कि साइंस स्ट्रीम्स के आपके पास ग्रेजुएशन, आप 12th में साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। तो उसके बाद यू कैन अप्लाई देयर, दे हैव देयर ओन वे ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। एंड इफ़ यू आर ए ग्रेजुएट एंड आप ऑप्ट करते हैं MSc लेवल पे या MTech लेवल पे, तो MSc लेवल पे देयर आर अराउंड 20 इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया जहाँ पे कि MSc की डिग्री मिलती है। और अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप MSc की डिग्री नहीं करना चाहते तो PG डिप्लोमा और इवन डिप्लोमा इज़ ऑल्सो अवेलेबल। मतलब इस फील्ड में आप एक 12वीं क्लास के बाद भी अगर जाना चाहते हैं तो आप उसको अलग अलग लेवल पे सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, आप PG डिप्लोमा कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, MSc MTech कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट जनरली जो अगर इनिशियल लेवल पे हम लोग बीटेक कोर्स की बात करेंगे तो रिक्वायरमेंट होगा साइंस स्ट्रीम। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप MSc लेवल पे इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं तो MSc लेवल पे इट इज़ ओपन फॉर साइंस स्ट्रीम ऑल्सो एज वेल एज फॉर अदर स्ट्रीम्स ऑल्सो। Only thing is that it should fit into the domain of your knowledge and your aspirations। तो अभी काफ़ी स्कोप है। इवन अगर हम रांची में बात करें तो रांची में आपके पास बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जहाँ पे कि 2001 से MTech जियो इन्फॉर्मेटिक्स स्टार्ट हुआ एंड 2005 से MSc जियो इन्फॉर्मेटिक्स स्टार्ट हुआ झारखंड में। दे वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस दिस सब्जेक्ट इन झारखंड। और अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में 2013 से वी स्टार्टेड ए 5-year इंटीग्रेटेड MTech जो कि 4 साल के बाद 2017 में बंद हुआ किसी कारणवश से, लेकिन उसमें जो कैपेसिटी थी स्टूडेंट्स की एवरी टाइम इट वाज फुल टू द कैपेसिटी ऑफ एडमिशन। और उसके अलावा हमारा 2012 से MSc जियो इन्फॉर्मेटिक्स का कोर्स भी चल रहा है जो अभी भी कंटिन्यू है। इसके अलावा PhD भी हम लोग कराते हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स में। और अभी रांची में ही सेंट जेवियर इंस्टीट्यूट्स जो हैं उन्होंने भी एक तरीके से डिप्लोमा कोर्सेज स्टार्ट किए हैं जो कि आपका ड्यूरेशन डे टाइम में भी चलता है और फॉर वर्किंग पीपल इट इज़ ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम ऑल्सो। जी बिल्कुल। तो फिर हमने अभी बात कर लिया कि क्या कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है हमारे पूरे इंडिया में जहाँ पे बच्चे जा सकते हैं ये कोर्स करने, और फिर अगर रांची में भी जो बच्चे हैं जो झारखंड में रह के पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हमारे स्टेट में भी अवेलेबल है। तो जो स्कूल के जो बच्चे हैं, जो 9th 10th 11th 12th के जो बच्चे हैं या फिर प्राइमरी स्कूल के भी जो बच्चे हैं जिनका इंटरेस्ट है साइंस के तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ, तो स्कूल एजुकेशन में भी क्या कुछ ऐसी चेंजेस लाने की ज़रूरत है जियो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अभी जब हम बात करते हैं सीधा हम लोग कॉलेज लेवल पे पहुंच जाते हैं, लेकिन बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है वो स्कूल लेवल से स्टार्ट होता है। और ये टेक्नोलॉजी है, मान लिया हम बात करें कि हम चंद्रयान 2 की बात कर रहे हैं, कुछ ही दिनों में भारत का खुद स्वदेशी बना हुआ चंद्रयान जो है चंद्रमा की धरती पे पहुँचेगा
और जो ऑब्जर्वेशंस लेगा वो ऑब्जर्वेशंस जो होंगी वो ज़्यादातर फोटोग्राफिक ऑब्जर्वेशंस होंगी। अब इतना बड़ा जो डेटा हमारे पास आता है उसको एनालिसिस करने के लिए लोग चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए। सो देयर इज़ ए ह्यूज अमाउंट ऑफ क्यूरियोसिटी व्हाट लाइज ऑन दी सरफेस ऑफ मून, वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, वहाँ का कंपोजिशन ऑफ सॉइल क्या है, वहाँ मिनरल डिपॉजिट्स कैसे हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं, चाहे वो मून के बारे में हम बात करें या मंगल के बारे में बात करें, इन ग्रहों के बारे में बच्चों के अंदर बहुत उत्सुकता होती है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये जो उत्सुकता है, अगर हम एक छोटे लेवल से बच्चा अगर 8th क्लास में है, 9th क्लास में है, 10th 11th में है, ज्योग्राफी में कुछ बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि हमारे जितने भी हमारे सरफेस पे जो हमारी जियोमॉर्फोलॉजी है उसमें पहाड़ भी आते हैं, नदियाँ भी आती हैं, उसके ऊपर हमारे दुनिया भर के पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े जंगल हैं। तो ये सब की जो स्टडी है, उसके बाद हमारा मानसून क्या है, क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ह्यूमन इंटरवेंशन से, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। और आने वाले समय में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चे अपना सहयोग देते हैं तो कहीं हम जो क्लाइमेट चेंज को बोलते हैं ना कि क्लाइमेट चेंज हो ही रहेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर बच्चे आज की डेट में ठान लें तो काफ़ी हद तक वो क्लाइमेट चेंज को भी रोक सकते हैं। तो कहीं ना कहीं स्कूल लेवल पे अगर हम एजुकेशन को बढ़ावा देंगे तो इसमें इंटरेस्ट लेवल भी बच्चों का बढ़ेगा और गवर्नमेंट को भी पता रहेगा कि अभी हमें इस डायरेक्शन में, क्योंकि जियोइन्फॉर्मेटिक्स इज़ द फ्यूचर। आज की डेट में कोई भी आप टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर आप जियोइन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको फुल फ्लेज्ड वे में इसको स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। तो जियोइन्फॉर्मेटिक्स इज़ द फ्यूचर ऑफ द 21st सेंचुरी एंड अहेड। तो हमको बच्चों को आज की डेट में ही एक तरीके से तैयार करना पड़ेगा कि इन विच डायरेक्शन दिस टेक्नोलॉजी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। जी बिल्कुल। तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताइए कि जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स है वो हमारा फ्यूचर है, जैसा कि आपने बोला, तो इसके बारे में थोड़ा आप विस्तार से हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। जैसे अगर हम आज की डेट में बात करते हैं, बोलते हैं कि आने वाले टाइम में सब AI बेस्ड होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक तरीके से हम लोग जो कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है, इट इज़ एसोसिएटेड विद जियोइन्फॉर्मेटिक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी उसको सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम्स होंगी वो किसकी होंगी? वो ह्यूमन बींग्स की होंगी, उसके इन्वायरमेंट की होगी, उसकी अर्थ की होगी। तो ये सब चीज़ें जब हमारे अर्थ से ही रिलेटेड हैं तो कहीं ना कहीं AI जो है वो जियोइन्फॉर्मेटिक्स के साथ ही मिलके आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल। और हम किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर हम सरफेस पे हैं, इस सरफेस पे अगर ह्यूमन की बात करते हैं कि कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, पानी ख़त्म होता जा रहा है, ग्लेशियर्स बढ़ते जा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं डिज़ास्टर में कितना हो रहा है, कहीं फ्लड आ रहा है, कहीं पे लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आने वाले टाइम में अगर हमारे पास सटीक जानकारी होगी जियोइन्फॉर्मेटिक्स से तो ही हम इनसे बच पाएंगे। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितनी भी स्कीम्स लगाई हैं, चाहे वो अमृत हो जिसमें कि हम अर्बन प्लानिंग की बात कर रहे हैं, या वाटर रिसोर्स रिलेटेड कोई भी स्कीम्स आ रही हैं, हर जगह जियोइन्फॉर्मेटिक्स इज़ द बेस। आप पहले जियोइन्फॉर्मेटिक्स के बाद कोई भी काम को आप एक अच्छी रूपरेखा बना सकते हैं और उसको प्लानिंग में लेके आ सकते हैं। तो इन दैट वे कोई भी आप सेक्टर पकड़िए उसमें जियोइन्फॉर्मेटिक्स एप्लीकेशन होना ज़रूरी होगा, ताकि हम जान सकें कि अभी हम लोग करेक्ट एंड नियर रियल टाइम लेवल पे बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अब आपने हमें बताया कि क्या कुछ कोर्सेज अवेलेबल है, हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। तो अगर जब बच्चे एक बार ये कोर्सेज कंप्लीट कर ले उसके बाद क्या उनके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है ऐसी जो उनके लिए खुल जाती है ये कोर्स के बाद? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जैसे बताया कि अलग अलग लेवल पे कोर्स करने के बाद अलग अलग लेवल पे आप इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब होते हैं। अभी अगर हम इंडियन सिनेरियो को देखें तो इंडियन सिनेरियो में भी बहुत तेज़ी से जियोइन्फॉर्मेटिक्स जो है डेवलप होती जा रही है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी दिसंबर 2022 में एक जियो स्पेशल पॉलिसी बनाई है, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि फ्यूचर इज़ दी जियोइन्फॉर्मेटिक्स, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जान रही है। अभी उसके एप्लीकेशन, चाहे हम वो मोबाइल मैपिंग की बात करें या हम कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करें, हर जगह पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ ट्राइंग टू यूटिलाइज दिस टेक्नोलॉजी। तो अगर हम लोग बात करें किस लेवल पे हमारे जो है आने वाले फ्यूचर जनरेशन एब्जॉर्ब होंगे जॉब मार्केट में, तो हमको पता है कि मैक्सिमम जॉब मार्केट पोटेंशियल लाइज इन प्राइवेट। आपको प्राइवेट इंडस्ट्री में ज़्यादा जॉब्स मिलेंगे। उसके अलावा अगर हम थोड़ी हायर एंड पे स्टडीज़ करते हैं तो हम लोग साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, हम लोग एकेडमिशियंस बन सकते हैं।
तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, इफ़ यू स्टार्ट एट द लेवल ऑफ ओनली सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स, देन यू कैन डू मैनी टाइप ऑफ जॉब्स इन द जीआईएस इंडस्ट्री। आप वहाँ पे डिजिटाइजेशन का काम कर सकते हैं, आप वहाँ पे सर्वेयर का काम कर सकते हैं, आप सिस्टम एनालिस्ट का काम कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती जाएगी, यू कैन बिकम ए रिसर्च साइंटिस्ट देयर, यू कैन बिकम ए प्रोग्राम मैनेजर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर। सो जो आपकी एजुकेशन है, दैट विल डिसाइड वेयर द योर फ्यूचर विल लाइज। एंड उसमें हम देखते हैं कि जो लोगों का प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा स्किल्स होगा, जैसे आजकल के बच्चे प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, दे राइट फ्रॉम देयर स्कूल डेज दे स्टार्ट मेकिंग प्रोग्राम्स। तो ऐसे लोगों के लिए आगे एप्लीकेशंस एरियाज़ में, नियर रियल टाइम वर्ल्ड में कैसे ह्यूमन को ध्यान में रखते हुए जो एप्लीकेशंस डेवलप होंगी, वो जियो इन्फॉर्मेटिक्स का फ्यूचर होगा। तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी को टच करेगा, और सोसाइटी में अगर बच्चे हमारे इसको आज की डेट में अडॉप्ट करते हैं इस टेक्नोलॉजी को, डेफिनेटली न्यू एप्लीकेशन एरियाज़ विल इमर्ज। जी बिल्कुल। तो हमने अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात कर ली कि जो लोग जॉब करना चाहते हैं वो किस सेक्टर्स में जा सकते हैं, उनके लिए क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप की क्या स्कोप है? हाँ, इसमें उसका भी स्कोप है। एंटरप्रेन्योरशिप के में आप देख सकते हैं कि हम लोग कैसे अपने लिए कुछ ऐसा चीज़ करें विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स। इट इज़ नॉट ए कन्वेंशनल वे ऑफ अडॉप्शन बाय गवर्नमेंट, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है नाउ। ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो कैसे आगे जाने वाले टाइम पे हेल्प करेंगी ह्यूमन सोसाइटी को, उस पर अगर हम लोग अलग अलग तरीके से उसको अप्लाई करें, और उसमें हम देखें कि वेयर आई कैन टच इन ए डिफरेंट वे टू द सोसाइटी, तो कुछ नई चीज़ें निकलती हैं। हम लोग मैपिंग टेक्नोलॉजीज़ में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। वी हैव मैप्स ऑफ लोकल लेवल, लेकिन उन मैप्स के अंदर अगर हम कुछ और इन्फॉर्मेशन कंटेंट डालें जिससे कि हमारी सोसाइटी को फ़ायदा हो, हमारे देश का डेवलपमेंट में फ़ायदा हो, तो ऐसी चीज़ों में अगर नई चीज़ें हम लोग लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं देयर इज़ ए गुड स्कोप के उन चीज़ों को अडॉप्ट किया जाएगा, एंड इट विल बी ए सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैनी प्रोजेक्ट्स। तो इसमें अभी बहुत ज़रूरत है कि कैसे हम लोग नई सोच के साथ इसको अडॉप्ट करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। जी बिल्कुल। तो क्या इस ये जो कोर्स है उसमें हायर स्टडीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है, ये थोड़ा हम विस्तार से जानना चाहेंगे। हायर स्टडीज़ एक्चुअली में आज की डेट में भी हम देखें तो जो भी बच्चे जियो इन्फॉर्मेटिक्स में आते हैं, दे कम विद देयर इंटरेस्ट ओनली। कई बच्चे हमसे पूछते हैं कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स करने से और एक कन्वेंशनल सब्जेक्ट को पढ़ने से, अगर हम जियोलॉजी करें, ज्योग्राफी करें, या फिज़िक्स ऑनर्स करें, या मैथमेटिक्स करें, तो उसको जियो इन्फॉर्मेटिक्स से आप कैसे अलग करते हैं। तो हम उसमें उनको यही बताते हैं कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स इज़ बेसिकली ए सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट जिसके जगह में आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। और अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो आप इसमें एक फ्यूचर में आप पीएचडी लेवल की स्टडी या पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज़ भी कर सकते हैं, और वो स्टडीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन में होती हैं। दे आर नॉट वेरी कन्वेंशनल और बोरिंग सॉर्ट ऑफ स्टडीज़। आज की डेट में क्लाइमेट चेंज है, ग्लेशियोलॉजी है, वाटर रिसोर्सेज है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, जिसमें कि हर बच्चे के अंदर एक उत्सुकता होती है जानने की। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जर्वेशंस हैं, प्लेनेटरी साइंस हैं, ये जो बच्चों के अंदर उत्सुकता है वो इस सब्जेक्ट्स में अगर वो हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो वो कहीं जाके वो पूरी होती है। और हमारे ज़्यादातर बच्चे हमने देखा है कि दे आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन जॉब्स, दे आर इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज़। और कई बच्चे इंडिया में IITs में PhD कर रहे हैं हमारे, और कई बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी जा चुके हैं। सो अभी हमने यही देखा है कि ट्रेंड इज़ दैट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर गोइंग फॉर हायर स्टडीज़। जी बिल्कुल, यही। तो अब हम लोग ज़रा स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। स्टूडेंट्स के अंदर वो क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो स्टूडेंट्स ये कोर्स ऑप्ट करना चाहते हैं, वो कैसे ये आइडेंटिफाई करे कि जी हाँ मुझ में ये क्वालिटीज़ है तो मैं कैपेबल हूँ ये कोर्स करने के लिए। क्या क्वालिटीज़ ऐसे होने चाहिए उन स्टूडेंट्स में? क्वालिटीज़ में सबसे पहले आता है आपका इंटरेस्ट। अगर आपके अंदर एक तरीके से उत्सुकता है कुछ जानने की, आपका मन में आता है कि मैं ज्योग्राफी के बारे में जानूं कि कैसे पहाड़ बने, कैसे पेड़ पौधे इसके ऊपर आए, जियोलॉजिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले ह्यूमन बींग्स कहाँ थे, उसके बाद हाउ दी थिंग्स हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, मिनरल डिपॉजिट्स कहाँ बने, अभी क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज में हमारा एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट क्या है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए जानने की, और वो आपके ऐसे ही फील्ड से आती हैं कि मान लिया सेंसर्स बनते हैं सैटेलाइट्स के, तो पहले कुछ सेंसर्स बनते थे वो बहुत कम होते थे, अभी हम लोग हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर की बात करते हैं। 4 सेंसर से हमने स्टार्ट किया, आज हम लोग 400 सेंसर्स बनाते हैं एक पर्टिकुलर उसमें सैटेलाइट में लगाने के लिए। तो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर इतनी बढ़ गई है कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एक एंड से दूसरे एंड तक ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्सुकता तो पहली चीज़ है,
और उसके बाद अगर आपके अंदर एक नॉलेज की बात करें तो आपका फिज़िक्स में अच्छा कमांड होना चाहिए, आपका मैथमेटिक्स में अच्छा कमांड होना चाहिए, और ओवर द पीरियड टाइम आपको एक तरीके से कंप्यूटर साइंस या फिर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जो अभी चल रही है, जैसे फोर्ट्रान है, अर्लियर टाइम में था, अभी हम लोग बोलते हैं कि उसको C++, उसके बाद जावा आया। तो इस तरीके से कैसे इवोल्यूशन हुआ है ओवर द टाइम पीरियड ऑफ दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम बच्चों को नई नई लैंग्वेजेस का बारे में जानेंगे तो उसको पता लगेगा कि कैसे इसको फ्यूचर में हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसमें कि आपकी नॉलेज मैपिंग की और साइंस की और इंजीनियरिंग की और कंप्यूटर साइंस टू ए ग्रेट एक्सटेंट, अगर ये आपके अंदर ये उत्सुकता है और आप अप्लाई कर सकते हैं तो जियोइन्फॉर्मेटिक्स इज़ दी राइट ब्रांच फॉर यू। जी बिल्कुल। तो ये कोर्स करने के दौरान जो स्टूडेंट्स है वो क्या पर्सपेक्टिव लेके पेशेंस मेंटेन करें, क्योंकि क्या ऐसा है कि ये कोर्स करने के दौरान स्टूडेंट्स को बहुत पेशेंस मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, तो क्या ऐसा पर्सपेक्टिव स्टूडेंट कैरी ऑन करे पूरे कोर्स के दौरान? जैसे हमने देखा था जब हम लोगों ने 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक किया तो उसमें बच्चे जो होते हैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग दे वांट टू अडॉप्ट द जियोइन्फॉर्मेटिक्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर स्टडी। लेकिन जब 5 ईयर कोर्स होता है तो उसमें पहले वी हैव टू स्टार्ट विद द फंडामेंटल्स कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज दी जाती है। तो बच्चे उस समय थोड़े से इम्पेशेंट होते हैं कि अगर हमको यही पढ़ना होता तो हम जियोइन्फॉर्मेटिक्स में क्यों आते। सो फर्स्ट ईयर टू सेकंड ईयर के बीच में एक कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, देन स्टूडेंट एंटर इनटू जियोइन्फॉर्मेटिक्स, और उसके बाद वो अगले 3 साल तक 2 साल तक पूरा फंडामेंटल्स ऑफ जियोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ता है, एप्लीकेशंस ऑफ जियोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ते हैं, और उसके एंड में जाके वो अपना एक प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं जिसमें कि जियोइन्फॉर्मेटिक्स एप्लीकेशंस बेस्ड होता है। तो इस तरीके से कुछ बच्चे जो हैं इसको मतलब इसमें बोर होने का स्कोप बहुत कम है क्योंकि इसके एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। आप कोई भी चीज़ में एप्लीकेशंस उठाइए, यू विल फाइंड हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन एवरीवेयर। सो जहाँ तक मुझे लगता है कन्वेंशनल सब्जेक्ट में बच्चे बोर हो जाते हैं, लेकिन जियोइन्फॉर्मेटिक्स में इतनी एप्लीकेशंस हैं, एवरीवन फाइंड्स ए यूटिलिटी ऑफ देयर ओन। तो ये बहुत अच्छा है, इसमें बोरिंग होने का कोई चांस हमको लगता नहीं बच्चों को मिलता है। जी बिल्कुल। तो क्या कुछ स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए प्राइवेट सेक्टर से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी? क्या कुछ स्कॉलरशिप्स है, आप हमारे दर्शक को उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। जैसे अगर हम लोग बात करें स्कॉलरशिप तो ओनली स्टार्ट व्हेन यू आर इन दी एमएससी और एमटेक लेवल। ग्रेजुएशन लेवल पे जो स्कॉलरशिप्स हैं वो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स हैं जो कि अनप्रिविलेज्ड क्लास में कहीं पे इफ़ यू हैव सम इकोनॉमिक इसमें स्टैंडर्ड में हैं तो पर्टिकुलर एक कास्ट सिस्टम में है, तो कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं विच इज़ अलाउड फॉर SC ST एंड ट्राइबल पॉपुलेशन, सम ऑन इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। तो वो कुछ स्कॉलरशिप्स हैं और कुछ यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से भी स्कॉलरशिप देती हैं एज़ पर दी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विद देम। तो उसमें कुछ बच्चे आते हैं और फ़ीस स्ट्रक्चर, क्योंकि ज़्यादातर जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत कम होता है। सो इस तरीके से कभी बच्चों के ऊपर बर्डन नहीं आता है कि दे फील इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एंड दैट सॉर्ट ऑफ कोर्स। जी बिल्कुल। तो अब हम जानना चाहेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी क्या कुछ पॉलिसीज़ है जो गवर्नमेंट लेके आई है इस फील्ड के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, ज़रा आप उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। पॉलिसीज़ जैसे पहले क्या होता था कि जियोइन्फॉर्मेटिक्स में क्योंकि हमारे पास एवरीथिंग इज़ ओपन टू अस, हम किसी भी चीज़ को सैटेलाइट डेटा से देख सकते हैं जी। तो पहले कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे कि आप जो है कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ को नहीं फोटोग्राफ कर सकते हैं, उनका आप सैटेलाइट इमेज नहीं ले सकते हैं, यू कैन नॉट क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ डिजिटल सॉर्ट ऑफ मैप ऑफ दोज एरियाज़ विच आर रेस्ट्रिक्टेड लाइक स्पेशली द डिफेंस एरिया, सम ऑफ द एरियाज़ वेयर देयर आर सम साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशंस आर गोइंग ऑन। लेकिन धीरे धीरे जब ये चीज़ आई कि भाई जियोइन्फॉर्मेटिक्स एंड ऑल सेंसर्स आर प्रोवाइडिंग यू ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नथिंग इज़ हिडन, इन दैट वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज़ किया और उसको काफ़ी हद तक ऐसा बनाया कि यूज़ टू हो और एक पब्लिक के पास सारी इन्फॉर्मेशन आए। तो जो अभी जियो स्पेशल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिवाइस की है जो दिसंबर 2022 में लॉन्च हुई है, उसमें इसी चीज़ को ध्यान में रखा गया है कि कैसे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो है अर्थ की और रिलेटेड रिसोर्सेज की, इट शुड बी अवेलेबल टू द पीपल, इट शुड बी अवेलेबल टू ऑल द पीपल टू यूटिलाइज इट फॉर द पर्पज़
कॉज ऑफ नेशन डेवलपमेंट और फॉर द यूटिलिटी ऑफ देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से इसको ईज़ ऑफ यूज़ को ध्यान में रखा गया है, स्पेशली फॉर द प्राइवेट पार्टीज़ ऑल्सो, ताकि एक हम लोग भारत के अंदर ही आत्मनिर्भर भारत की जो बात कर रहे हैं उसको साकार किया जाए, और वो जो इन्फॉर्मेशन है हम खुद बनाएं, खुद यूटिलाइज़ करें, रादर देन हम डिपेंड हों किसी फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर कि वो लोग डेवलप करेंगे और फिर हमको इंडिया में आके वो सेल करेंगे। तो अभी सब पर्पज़ यही है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप क्रिएट कर रहे हो वो अपने देश में बने और अपने देश में उसका यूटिलाइजेशन हो टू द बेस्ट पॉसिबल वे। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो साइंस फील्ड में आते हैं रिसर्च पर्सपेक्टिव लेके कि हमें रिसर्च करना है, उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट होता है। तो आप हमें रिसर्च फील्ड के बारे में हमारे स्टूडेंट्स जो हमें देख रहे हैं उन्हें बताइए। रिसर्च फील्ड में जैसे हम लोग बात करते हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट है अर्थ रिसोर्सेज पे, अब अर्थ रिसोर्स पे हम बात करें तो हम बोलेंगे एग्रीकल्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, फॉरेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, मिनरल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो अगर हम लोग बेसिक रिसोर्स पे बात करें तो उसमें काफ़ी हद तक हम लोग रिमोट सेंसिंग बेस्ड रिसर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि फॉरेस्ट्री रिसर्च में पहले ज़्यादातर फील्ड बेस्ड रिसर्च होती थी और हम फॉरेस्ट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ग्राउंड बेस्ड रिसर्च पे करते थे, लेकिन फॉरेस्ट को अगर हम लोग रिमोट सेंसिंग या सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के एस्पेक्ट से देखेंगे तो हम उसके अंदर ये बता सकते हैं कि कौन से पर्टिकुलर डे ऑफ टाइम में किस पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज में कितना क्लोरोफिल था और सीजनल वेरिएशन ऑफ क्लोरोफिल क्या है, वाई द प्लांट्स आर डाइंग इन सर्टेन एरियाज, व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। तो आप बहुत एक डाइवर्सिफाइड वे में किसी भी पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च कर सकते हैं। वाटर रिसोर्सेज में आप बहुत अच्छी रिसर्च कर सकते हैं। जैसे अभी फोकस पूरे वर्ल्ड का है ग्लेशियर्स पे, स्नो कवर पे, क्योंकि हमारे ग्लेशियर्स और स्नो वो मेल्ट हो रहे हैं, उसके बाद हमारे यहाँ पर फ्लडिंग की प्रॉब्लम आएगी, क्लाइमेट चेंज विल टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द हाई मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। तो ये सब जो चीज़ें हैं इनमें अगर हम लोग रिमोट सेंसिंग और जियो इन्फॉर्मेटिक्स बेस्ड मॉडलिंग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिसर्च के नतीजे निकल के आएंगे। और इसीलिए आज की डेट में जितनी भी रिसर्च हो रही है वो हायर एंड रिसर्च में जियो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ हो रहा है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर चंद्रा, आपने बहुत ही सरलता के साथ हमारे दर्शकों को बताया है इस विषय के बारे में, आपने काफ़ी कुछ जानकारी दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने बात की जियो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में, क्या कुछ कोर्सेज अवेलेबल है, इसके बारे में बात की, हमने स्कॉलरशिप्स के बारे में भी बात की है। आशा है कि जो हमारे दर्शक हमें आज देख रहे हैं उन्हें काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप हमारा आज का ये कार्यक्रम हमारे DD झारखंड के YouTube चैनल पे भी देख सकते हैं, और भी है राहें कि तमाम एपिसोड्स हमारे YouTube चैनल पे अपलोडेड है। ऐसे ही और भी नए करियर अपॉर्चुनिटीज़ और कोर्सेज़ के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार। नमस्कार।